आज सुनिए मेरे कहानी संग्रह दहलीज के पार से दूसरी कहानी, कहाँ है घर उसका। अनीता एकाएक ही जैसे जड़ हो आई थी, प्रस्तर मूर्ति सी बैठी हुई, जैसे उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई हो। यह क्या घट गया अचानक? क्या सचमुच अचानक? या जो कुछ 2 साल में उसके साथ गुजरा यह सपना था, या यह जो अभी अभी हुआ वह सपना है? अपने आप को चिकोटी काट कर देखा उसने। ओह, एक दर्द की लहर सारे शरीर में दौड़ गई। नहीं, यह नहीं, अभी तो वह पूरी तरह होश में है। लग रहा है नियति ने उसकी इस कहानी को भी दुखांत कर दिया है। दरवाजे का पर्दा अभी भी हिल रहा है। अभी अभी यहाँ से गुजर कर जय गया है। सिर्फ यहीं से नहीं, उसकी जिंदगी से भी, हमेशा हमेशा के लिए। 2 साल पहले समीर का घर छोड़कर आते समय न तो यह खालीपन महसूस हुआ था, न ही हार जाने का ऐसा गहरा एहसास, बल्कि एक अनचाहे बंधन से मुक्त हो जाने की कहीं थोड़ी सी खुशी ही थी। पता तो था घर पर उसका कोई बहुत स्वागत नहीं होगा, फिर भी लगा था वह उसका अपना घर है। उसका बचपन, किशोरावस्था, सब जिस आंगन में गुजरे हैं वह बहुत उत्साह से न सही, एक सहृदयता से उसे अपने आप में अवश्य समेट लेगा। पर हुआ बिल्कुल उल्टा ही था। भाई भाभी की बात छोड़ो, माँ बाबूजी को भी उसकी यह आधुनिकता अखर गई थी। हाँ, माँ के शब्दों में यह आधुनिकता ही थी जो हर दिन लड़कियों को अपना घर तोड़ने पर आमादा कर रही थी। उन्होंने उसके इतने बड़े निर्णय की वजह जाने बिना उसे उपदेश देने शुरू कर दिए थे। वही घिसे पिटे पुराने तर्क और दलीलें। छोटी बहन अभी अनब्याही बैठी है, उसके विवाह में मुश्किलें आएंगी। वैसे ही वे भाई भाभी पर निर्भर हैं, 4 बातें सुनते हैं, उसके कारण उन्हें और अधिक सहन करना होगा। छोटी मोटी बातें तो हर घर में चलती हैं, कोई उसके लिए घर नहीं छोड़ता, आदि आदि। सबसे बड़ी बात तो यह थी, क्या वह अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 वर्ष की उज्ज्वला भी थी। भाभी, माँ, बहन सभी तो महिलाएं हैं, सब उसके अपने हैं। वे उसके दर्द को नहीं समझते तो अपनी सास नंदों को क्या दोष दे। और समीर, वह तो डॉक्टर है, कोई अनपढ़ गंवार होता तो भी अपने आप को समझा लेती। जब दूसरी बार माँ बनने के आसार नजर आए तो थोड़ी परेशानी तो महसूस हुई थी। उज्ज्वला भी छोटी है, पर फिर सोचा यह बच्चा जब तक होगा 4 की तो हो ही जाएगी, बस परिवार पूरा। फिर 2-4 साल बाद वह भी कुछ काम कर सकेगी। अपने छात्र जीवन में वह कितनी सक्रिय थी। वाद प्रतियोगिता, नाटक, संगीत, खेल कूद, हर क्षेत्र में तो उसकी दखलंदाजी थी। इस सब के बावजूद पढ़ाई में भी अव्वल। न जाने कितने सपने देखे थे उसने। पर उसके मध्यम वर्गीय माता पिता का सबसे बड़ा सपना था अच्छे वर से उसकी शादी। जब समीर के घर से हाँ हो गई तो न उन्होंने उसकी राय जानने की जरूरत समझी, न उसकी उदासी की वजह, और बेमन से उसने समीर के गले में वरमाला डाल दी थी। विवाह चाहे जितने बेमन से किया हो, जिंदगी उसने उल्लास से ही शुरू की थी। भावुक होते हुए भी जीवन को लेकर उसका सोच बेहद प्रैक्टिकल था। चाहा हुआ सब कुछ नहीं मिल सकता तो जो मिले उसे ही चाहत बना लिया जाए, यही उसका सिद्धांत था। जिंदगी ठीक ठाक ढर्रे पर चलने लगी थी। समीर वैसे डॉक्टर था, पर अपने हर सोच में बेहद व्यावसायिक। चाहे मामला मरीज का हो या घर का, व्यावसायिकता उसके हर सोच में झलकती थी। उस जैसी भावुक लड़की के लिए यह बहुत अप्रत्याशित सा था, पर समझौतों के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। यही सोचकर उसने हर समझौता खुशी खुशी किया, कभी समझौतों को पराजय का पर्यायवाची नहीं माना, वरना जीवन व्यवस्था न जाने कब की चरमरा उठती। पर इस बार
उसकी प्रेगनेंसी की खबर पर जो प्रतिक्रिया उसने जाहिर की थी वह अप्रत्याशित के साथ साथ असहनीय भी थी। कल तुम दवाखाने आ जाना, वहीं से टेस्ट करवाने चलेंगे, समीर ने इतने शांत व सधे स्वर में कहा था कि वह कुछ कुछ समझकर भी जैसे समझना नहीं चाह रही थी। उसने पूछ लिया था, अभी अभी कौन सा टेस्ट करवाना है? लड़का है या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत। लड़की है। अब लड़का हो तो ठीक, वरना वरना झल्ला पड़ा था समीर। अनपढ़ गंवारों से बात क्यों कर रही हो? अनपढ़ गंवारों से बात मैं कर रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर पहला बेटा होता तब भी तुम क्या टेस्ट करवाते? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर पहला ही बेटा हो जाता तो इस बार टेस्ट की जरूरत ही क्या थी? क्यों? बेटा हो तो बेटी की जरूरत नहीं, बेटी हो तो बेटे की जरूरत है। ये कैसा गणित है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं। जो मैं कहता हूँ करो बस। अपना बैग उठाकर धड़धड़ाता हुआ समीर बाहर निकल गया था। बहुत सोचा था उसने, पर मन था किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसकी सास जो नित्य पूजा पाठ में लगी रहती थी, उसकी ननद जो कॉलेज में पढ़ाती थी और नारी स्वतंत्रता, नारी मुक्ति पर बड़े बड़े भाषण जाना करती थी, सभी की एक मत राय यही थी कि अगर अब बच्चे को जन्म देना है तो वह लड़का ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं था कि वह बेटा नहीं चाहती हो। एक बेटी थी, दूसरा बेटा हो जाए तो परिवार संपूर्ण सा लगता है। पर यह बिल्कुल वैसा ही था कि अगर पहले बेटा हुआ होता तो दूसरी बार वह यही चाहती कि बेटी हो। पर बेटी हो तो गर्भपात नहीं, नहीं, बेटी इतनी अनचाही कभी नहीं थी। उसने गर्भपात करवाया जरूर था, पर बिना भ्रूण परीक्षण करवाए। समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर वह बिल्कुल शांत व निर्लिप्त बनी हुई थी। समीर के बार बार जिद करने पर उसने इतना बार कहा था, तुम दूसरी बेटी नहीं चाहते, मैं दूसरा बच्चा ही नहीं चाहती, यह मेरा निर्णय है। तुम होती कौन हो ये निर्णय लेने वाली? समीर आपे से बाहर हुआ जा रहा था। यह शरीर मेरा है, इसके साथ क्या किया जाए यह निर्णय भी मेरा होगा। उसने अपने आप को भरसक शांत बनाए रखने की कोशिश की थी। तुमने मुझसे शादी की है, अपने आप को मुझे सौंपा है। समीर के स्वर का अधिकार भाव उसे फिर आहत कर गया था। हाँ शायद, पर एक अप्रिय सच और सुन लो। 7 फेरों और 4 साल के विवाहित जीवन के बाद भी सिर्फ तन ही मैंने तुम्हें सौंपा था। मन के मालिक तुम कभी नहीं बन सके। और लो, आज मैंने इस शरीर पर से भी तुम्हारी मिल्कियत खत्म कर दी है। शायद यह उसका आहत अंतर्मन था जो इतनी कड़वी बात मुंह से निकाल गया, वरना साधारणतया इस तरह बोलना उसके स्वभाव में नहीं था। वाक्य खत्म करते करते ही उसकी समझ में आ गया था, बस इसी के साथ इस घर से उसका दाना पानी उठ गया है। यकायक ही अपने शरीर से जैसे नफरत हो आई थी। लगा था वो मंत्र, वो फेरे सब झूठे थे। शादी को एक संस्कार, जन्म जन्म का बंधन बताते हैं हम लोग, पर उसे तो इस विवाहित वर्षों में कभी ऐसा नहीं लगा। और आज तो लग रहा है जैसे एक सम्मानित ढंग से वेश्यावृत्ति करती है ये वो, शरीर सौंपकर सुख सुविधा बटोर रही थी। निर्णय तो उसी क्षण ले लिया था, अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, अपने पांव पर खुद खड़ी होगी। पुत्री, बहू, पत्नी चाह कर भी शायद किसी रोल को ठीक से नहीं निभा पाई है, पर अपने मातृत्व को सार्थक करेगी। उज्ज्वला को कोई कमी, कोई अभाव में महसूस नहीं होने देगी। मायके के व्यवहार ने उसका रास्ता और आसानी किया। जल्दी ही उसने नौकरी ढूंढ ली थी। ये 2 कमरों का फ्लैट भी दिन रात मेहनत करती। आज वो इस मोड़ पर खड़ी थी। उज्ज्वला अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, उसे भी एक प्रमोशन मिल गया था। माँ बाबा भी अब कभी कभी उसके पास आकर रह जाते, उन्हें भी चेंज हो जाता। भाई भाभी भी कुछ दिनों के लिए
अपने आप को बूढ़े माँ बाप के बोझ से मुक्त महसूस करते। अपनी प्राकृतिक ज़रूरतों को तो जिसने उसने बिल्कुल ही भुला दिया था। भावनाओं के सागर पर बर्फ की मोटी परत चढ़ा ली थी। तभी जय ने आकर जिससे उसमें उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया था। उसने बहुत चाहा था उसकी कोशिश कामयाब न हो। वह जानती थी बर्फ की परत हट गई तो फिर उसके नीचे उबलते सोते होंगे। अतः जय की लाख कोशिशों के बावजूद वह एक दूरी बनाए रखती। पर यह भी सच था कि दिल जो समीर के साथ 4 वर्षों में इस तरह कभी नहीं धड़का था जिस तरह जय के सानिध्य में धड़कने लगा था। मन का एक रिश्ता सा जुड़ने लगा था। वह अतिरिक्त सावधान होने लगी थी क्योंकि वह जानती थी मन का रिश्ता अगर टूटे तो फिर इंसान टूट जाता है। समीर से रिश्तों की टूटन को तो उसने सह लिया था, पर जय से पर न चाहते हुए भी वह फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। अनीता, चाहो तो उज्ज्वला को माँ बाबूजी के पास रहने दो या बोर्डिंग में डाल दो, कहीं भी रहे, उसका सारा खर्चा हम ही उठाएंगे, जय कह रहा था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? समझने की कोशिश करो अनीता, मैं अकेला तो हूँ नहीं। मम्मी पापा पहले ही इस विवाह के लिए कितनी मुश्किल से तैयार हुए हैं। एक पुत्री के साथ तुम्हें बहू के रूप में स्वीकारने को वो हरगिज तैयार नहीं होंगे। और फिर आर्थिक रूप से तो हम उसकी मदद करेंगे ही, उज्ज्वला का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। क्षण भर में ही अंदर जाने क्या कितना कुछ टूट कर बिखर गया। बिना आवाज, बेहद अपना संवेदनशील लगने वाला जय पल भर में बेगाना सा हो गया। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोककर इतना ही कह पाई, मम्मा पापा की बात छोड़ो, चलो छोड़ो, तुम क्या चाहते हो जय? तुम समझती क्यों नहीं अनीता? मेरे चाहने से क्या होता है? मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, उनकी कोई बात तो मुझे रखनी होगी। बोलते बोलते जय ऐसा असहाय हो चला था कि मुझे उस पर क्रोध की जगह दया आने लगी थी। आंसू पोंछकर अपनी आवाज़ भरसक संयत बनाने की कोशिश की थी मैंने। तुम नहीं समझ सकोगे जय, तुम क्या, मुझे तो कभी कभी लगता है कोई भी पुरुष नहीं समझ सकेगा। खाना पीना कपड़े, नहीं। जानते हो जय, 2 साल पहले जब समीर के घर से लौटी थी तो उस अंधेरी रात में सबसे अधिक कमी मुझे किस चीज़ की महसूस हुई थी? अपने पाँव के नीचे जमीन की। सब कुछ आधारहीन सा लग रहा था। फुटपाथ पर सोए व्यक्ति भी मुझे अपने से अधिक भाग्यवान लग रहे थे। कम से कम जमीन के उस टुकड़े पर तो उनका अधिकार था। और मैं जहाँ जन्म से लेकर 20 वर्ष का वक्त मैंने गुजारा था, वो घर इस कदर पराया हो गया था। जहाँ 4 वर्ष मैंने अपना घर कहकर बिताए थे, वो एक क्षण में मुझसे छिन गया था। मुझे हर पल लगा था जय, हर पल लगा था माँ बाबूजी ने मेरे साथ अन्याय किया। उन्होंने वह अधिकार मुझे कभी नहीं दिया जो अपने बेटे को दिया, वरना मैं क्यों लौटकर उस घर में सम्मानित व्यक्ति की तरह नहीं रह सकी। उनकी शायद कोई मजबूरी रही होगी, पर नहीं, मैं मजबूर नहीं हूँ जय, मैं मजबूर नहीं हूँ। उज्ज्वला से उसका घर इतनी छोटी सी उम्र में ही छीन लूँ, इतनी स्वार्थी भी नहीं। मैं तो अक्सर ऐसा सपना देखा करती हूँ कि जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा घर उज्ज्वला का घर होगा। और तुम तो अभी से मेरा घर और उसका घर जुदा कर देना चाहते हो। जब तक वो अपना नीड़ न बना ले, उसके लिए एक अपनेपन से भरे घर की जिम्मेदारी मेरी है जय। और उससे मैं कतई मुख नहीं मोड़ूंगी। क्यों लोग राम के 14 वर्षीय वनवास को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं? सीता का वनवास तो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। कहाँ है घर उसका? वह तो आज तक भटक रही है घर की तलाश में। कभी लगता है यह उसका है, कभी लगता है वह उसका है। कागज पर लिखकर, कानून बनाकर, चाहे जितने अधिकार उसे दे दिए जाएं, समाज के ये अलिखित कानून कब उसे एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे? भाषण शायद ज़्यादा लंबा हो गया था,
या मेरी अकंपित आवाज़ ने जय को समझा दिया था कि मेरा निर्णय बदलेगा नहीं। बिना कुछ बोले ही उठकर चला गया वह। हाँ, जाते समय उसके चेहरे पर जो भाव था उसने फिर मुझे आहत किया था। मैंने उसकी चाहत के साथ सचमुच अन्याय जो किया था। माँ, उज्ज्वला की आवाज़ से जैसे मैं गहरी तंद्रा से जाग पड़ी। उसका खुशी से दमकता चेहरा मेरी बाहों में आने के बाद उसके चेहरे पर आया आश्वस्ति का भाव कितना भला लगता है। माँ, अपनी सहेलियों को बर्थडे पर घर बुला लूँ? हाँ बेटे, ज़रूर। मैं बेहद खुश दिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर दिल में उठती हुक सी बता रही है कि जय की ही नहीं, मैंने अपनी चाहत के साथ भी अन्याय किया है। पर साथ ही उज्ज्वला के चेहरे की चमक जैसे कह रही है, अपने मातृत्व एक नारी के प्रति आज फिर मैंने न्याय किया है। आज फिर सचमुच मैंने न्याय किया है।